हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। और आज हम फिन का सेकंड केस लेकर के आए हैं, जो है व्हेन फिन इज फाइनाइट लॉन्ग एंड एंड ऑफ द फिन इज इंसुलेटेड। इस केस का पहले तो केस सुनिए। व्हेन फिन इज फाइनाइट लॉन्ग यानी कि फिन की कुछ लेंथ है और एंड पे फिन इंसुलेटेड है। तो एक फिगर आपके सामने दिख रहा है जहां पर हमने फिन की एक फाइनाइट लेंथ एल मान ली। इसके पहले वाला जो केस था इनफाइनाइट लेंथ थी उसमें, और इनफाइनाइट लेंथ का अलग केस था। यहाँ पर एक फाइनाइट लेंथ है और जब हमने उसको एल मान लिया यहाँ पर, तो इसको एल मानने पे कह रहा है कि फिन इज इंसुलेटेड एट द एंड। तो ये देखिए एंड पे फिन को इंसुलेटेड किया गया है। अब हम इस कंडीशन में या इस केस के लिए अगर बाउंड्री कंडीशन की बात करें तो फिन आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई है और ये है बेस ऑफ द फिन, जहां पर हमने माना टेम्परेचर क्या है टी नॉट, एक्स इक्वल्स टू 0, टेम्परेचर टी इक्वल्स टू टी नॉट। बिल्कुल क्लियर। और ये है फिन की एंड टिप। यहां पर x इक्वल्स टू कितना होगा, लेंथ l हो गई, और dt अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0 हुआ। किस पे, x इक्वल्स टू l पे। थोड़ा सा हमको इसको समझना है कि ये 0 कैसे हुआ। बहुत लोग हो सकता है यही समझने आए हों, क्योंकि जैसे एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है तो समझ में आ जाता है, लेकिन dt अपॉन डी एक्स कैसे रख दिया 0, इसको देखते हैं। तो देखो भाई, ये क्या है, सुनिए एक एक ध्यान से। ये क्या है, फिन है। ये किसकी है, सॉलिड मटेरियल की है। और सॉलिड मटेरियल तो इसमें थर्मल कंडक्टिविटी होगी, और थर्मल कंडक्टिविटी है तो कंडक्शन तो हो ही रहा है। तभी इस बॉडी से, जो भी यहाँ पे बॉडी है, मान लेते हैं कि यहाँ पर आईसी इंजन की बॉडी है और फिन लगी हुई है, तो इस फिन पे हीट कंडक्ट हो रही है। हीट कंडक्शन की इक्वेशन क्या होती है, Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। इंसुलेटेड टिप होने का मतलब, अगर कहीं पर भी इंसुलेशन अप्लाई किया जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो जब हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा तो ये वाला टर्म क्या हुआ, 0 के इक्वल। तो हम इसको 0 लिख के कर सकते हैं माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, या लिख सकते हैं के ए डी टी अपॉन डी एक्स बराबर 0। अब क्या, फिन तो है ही है ना, इंसुलेटेड की गई है, तो थर्मल कंडक्टिविटी कैन नॉट 0। अब फिन है तो एरिया भी होगा, दैट कैन ऑल्सो नॉट बी 0। अब क्या बच रहा है, dt अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहां तक भी आने पे किसी किसी को नहीं समझ में आता है। किसी ने कहा हमसे कि सर dt इक्वल्स टू 0 होगा ना, dx भी तो उधर चला गया 0। अरे भाई, dt इक्वल्स टू 0 अगर करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो t इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा ना। t इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, यानी टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा। ये जो बॉडी है उससे जो फिन को अटैच किया है, काहे के लिए किया है, ताकि इस बॉडी से टेम्परेचर यहाँ पर जाए, हीट यहाँ पर जाए। तो टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो पहली बात तो ये गलत हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो सकता। दूसरी चीज, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ ऐसा कोई आइसोथर्मल प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, इसलिए ये थ्योरी बिल्कुल भी गलत है, अगर कुछ आपके दिमाग में आता। तो फिर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, यानी कि डी टी अपॉन डी एक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू 0 होगा। ये डायरेक्टली हमने जो अभी आपको यहाँ पर समझाया कि के कैन नॉट बी 0, ए कैन नॉट बी 0, इसलिए dt अपॉन dx इक्वल्स टू 0। तो ये कहां से आया है, बहुत लोगों को ये भी डाउट रहता है कि ये आ कहां से गया है। इंसुलेटेड टिप पे तो हीट ट्रांसफर 0 होता, तो dt अपॉन dx इक्वल्स टू 0 कैसे हो गया। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ वाला क्लियर हुआ है तो कमेंट में अपना फीडबैक इसके लिए लिख दीजिए। अब हमारा जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब हम आगे चलते हैं, और इन केस को स्टडी करने में गवर्निंग इक्वेशन जो हमारे पास है वो होती है थीटा इक्वल्स टू c1 e टू द पावर mx प्लस c2 e टू द पावर माइनस mx। ये हमने इसके पहले के पहले वाले वीडियो में आपको प्रूव करके दिखाई है या निकाल करके दिखाई है। हम यहाँ पर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से आप देखें, और हाँ, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन तीनों ही केस में सेम रहती है, लास्ट वाली कंडीशन चेंज होती है। तो ये कंडीशन हमारी यही है कि x इक्वल्स टू 0 पे टेम्परेचर T इक्वल्स टू टी नॉट, और जब T इक्वल्स टू टी नॉट होगा तो हमने आपको बताया था थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, T माइनस टी ए। तो थीटा इक्वल्स टू T की जगह हमने क्या लिखा, T नॉट माइनस टी ए। तो जब यहाँ नॉट आ गया तो यहाँ पर भी नॉट आ जाता है, यानी कि थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा नॉट। हम इस वाली कंडीशन पे इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए, वीडियो कितना बड़ा हो रहा है इससे मतलब नहीं, वीडियो आपको कितना समझ में आ रहा है, लेक्चर कितना समझ में आ रहा है इससे मतलब है। इसको हमने ए इक्वेशन माना, तो फ्रॉम इक्वेशन ए क्या है, इक्वेशन ए थीटा इक्वल्स टू c1 e टू द पावर mx
प्लस C2 e टू द पावर माइनस mx। पहली बाउंड्री कंडीशन x बराबर 0 हम यहाँ पर रखेंगे, टेम्परेचर थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट है, तो थीटा की जगह हमने थीटा नॉट पुट किया, C1 e टू द पावर m इंटू 0 प्लस C2 e टू द पावर माइनस m इंटू 0, तो थीटा नॉट इक्वल्स टू आ गया C1 प्लस C2, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1। ये हुई इक्वेशन नंबर। अभी इधर से हम लोग इसको और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, C2 इक्वल्स टू थीटा नॉट माइनस C1 रख देते हैं। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है और ये इसी से निकल के आएगी C2 इक्वल्स टू थीटा नॉट माइनस C1। अब हम क्या करते हैं, अप्लाइंग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन भी हम अपनी गवर्निंग इक्वेशन इसमें अप्लाई करेंगे। सेकेंड बाउंड्री इक्वेशन क्या है, कंडीशन क्या है, x बराबर बेटा L है और फिर dt अपॉन dx कितने पे, x बराबर L पे 0 लिया जा रहा है। तो क्या है इक्वेशन, थीटा इक्वल्स टू C1 e टू द पावर mx प्लस C2 e टू द पावर माइनस mx। थीटा को अब देखो कैसे चेंज हो जाती है चीजें, यहां पर हमारी सेकंड बाउंड्री कंडीशन dt अपॉन dx, कहीं dt अपॉन dx है नहीं है, तो हम t को थीटा को क्या लिख सकते हैं, t माइनस टी ए, C1 e टू द पावर mx प्लस C2 e टू द पावर माइनस mx। यहाँ पे t माइनस टी है, हम इसका डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो dt x के रिस्पेक्ट में तो dt अपॉन dx हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 इक्वल्स टू C1 e टू द पावर mx का करते हैं तो C1 e टू द पावर mx का करने में m बाहर आ जाएगा, आ गया C1 e टू द पावर mx हो गया प्लस C2 e टू द पावर माइनस mx हो गया और माइनस m बाहर आ गया। ये हुआ डिफरेंशिएशन। अब हमें dt अपॉन dx भी मिल गया है यहाँ पे। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, dt अपॉन dx कितने पे निकालना था, x इक्वल्स टू l पे, तो हम x बराबर अब l लिखते हैं, तो x बराबर l लिखेंगे तो यहाँ पर आपका है m C1 e टू द पावर ml प्लस, अब माइनस हो गया, ये माइनस m आया, m C2 e टू द पावर माइनस ml, और dt अपॉन dx एट x इक्वल्स टू l पे कितना है 0, हमने 0 पुट किया, m को कॉमन लिया, C1 e टू द पावर ml माइनस C2 e टू द पावर माइनस ml हो गया। यहाँ से C1 e टू द पावर ml माइनस C2 e टू द पावर माइनस ml बराबर 0 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 से क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम यहाँ पे C2, ये इक्वेशन 1 के बाद है, ये कोई दिक्कत नहीं, C2 इक्वल्स टू थीटा नॉट माइनस C1 रखते हैं, तो बच्चों C1 e टू द पावर ml माइनस C2 की जगह इतना रख दें, क्या थीटा नॉट माइनस C1 e टू द पावर माइनस ml इक्वल्स टू 0। इसको ओपन करते हैं, C1 e टू द पावर ml माइनस थीटा नॉट e टू द पावर माइनस ml प्लस C1 e टू द पावर माइनस ml। देखिए हम इस तरह की कोई भी डेरिवेशन कर रहे हैं, चाहे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो इक्वेशंस की थी, बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, जो हमने आपको बताया है कि कैसे करना है, गवर्निंग इक्वेशन लेना है, बाउंड्री कंडीशन लगाना है, बाउंड्री कंडीशन सही होनी चाहिए, तो धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की तरफ यानी फाइनल जो एक्सप्रेशन है उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारा C1 की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो हम क्या लिख सकते हैं, C1 e टू द पावर ml और प्लस C2 e टू द पावर माइनस ml, माइनस वाला थीटा का टर्म हम उस तरफ ले जाते हैं, तो थीटा नॉट e टू द पावर माइनस ml आ गया। यहाँ से C1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml इक्वल्स टू थीटा नॉट e टू द पावर माइनस ml। से C1 की वैल्यू आएगी थीटा नॉट e टू द पावर माइनस ml अपॉन e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml। ये आई सिर्फ C1 की वैल्यू। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपकी ये थी, इससे हम अगर यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो देखिए C2 की वैल्यू क्या रख लेंगे, थीटा नॉट माइनस C1, तो C2 इक्वल्स टू थीटा नॉट माइनस C1 की वैल्यू बेटा ये है, क्या है, थीटा नॉट e टू द पावर माइनस ml अपॉन e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml, ये वैल्यू आई। अब इस वैल्यू में अगर हम यहाँ पर थीटा नॉट कॉमन ले लें, C2 इक्वल्स टू, तो थीटा नॉट हमने कॉमन लिया तो आ गया क्या 1 माइनस e टू द पावर माइनस ml अपॉन नीचे वाला टर्म
e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml। इसको और आगे हम बढ़ाते हैं तो क्या आ रहा है, e टू द पावर ml इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस e टू द पावर माइनस ml और माइनस ये वाला e टू द पावर माइनस ml अपॉन e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml। यहां से ये आपका कैंसिल हो गया तो C2 इक्वल्स टू आ गया थीटा नॉट e टू द पावर ml अपॉन e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml। ये हुई आपकी C2 और C1 की वैल्यू जो हमने आपकी इन बाउंड्री कंडीशन के तहत निकाल ली। अब जब स्टूडेंट्स C1 और C2 आ गया तो आप एक एक स्टेप को देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो अब इसको रफ करके C1 और C2 की वैल्यू इसी गवर्निंग इक्वेशन में रखेंगे और फिर इसके बाद हम टेम्परेचर के फॉर्म में निकाल के फाइनल कंडक्शन पे पहुंचेंगे। लेकिन ध्यान बस ये देना है, वीडियो कितना भी बड़ा होता है हमको अपने आप को समझाना है कि हमको कैसे समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करके अपना लिखिए कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, तो आपको प्रॉपर उसका रिप्लाई मिलेगा। बाकी अब हम C1 और C2 की वैल्यू इस गवर्निंग इक्वेशन में रख करके आगे इसको करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको समझिए। तो देखिए अब हमने C1 और C2 की वैल्यू यहाँ पर रख ली है। अब हम इस गवर्निंग इक्वेशन में C1 और C2 की वैल्यू रखते हैं तो थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ, C1 की वैल्यू है थीटा नॉट e टू द पावर माइनस ml अपॉन e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml, ये हुआ। और इसके साथ जुड़ा हुआ है e टू द पावर mx प्लस C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू थीटा नॉट e टू द पावर ml अपॉन e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml इंटू e टू द पावर माइनस mx। यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए थीटा नॉट यहाँ पर है, थीटा नॉट यहाँ पर है, तो हम थीटा नॉट को कॉमन लेकर के इसके नीचे ला सकते हैं। तो हमने लिख दिया थीटा नॉट इक्वल्स टू क्या बचा, e टू द पावर, ध्यान रखिए थीटा नॉट यहाँ से हटके नीचे आ चुका है, कॉमन होगा। अब यहाँ से अगर हम e टू द पावर माइनस m को कॉमन ले तो e टू द पावर माइनस ml और e टू द पावर mx क्या आ गया, l माइनस x आ गया, बिल्कुल क्लियर। अपॉन e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml हुआ, प्लस यहाँ पर भी अगर हम e टू द पावर सिर्फ m को कॉमन लें l माइनस x आ जाएगा, l माइनस x। ये सिंपल मैथमेटिकल जो फॉर्मूले होते हैं वो हमने लगाए हैं यहाँ पे, प्लस e टू द पावर माइनस ml हो गया। अब यहाँ पे हम इसको थीटा अपॉन थीटा नॉट लिख करके अगर इसका भी एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा e टू द पावर माइनस l माइनस x प्लस e टू द पावर m l माइनस x अपॉन e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml। यहाँ पर इसको और मॉडिफाई करते हैं, थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट, अगर हम इसके नीचे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो l माइनस एक्स प्लस e टू द पावर m l माइनस एक्स अपॉन 2 और फिर एक और अपॉन में आके e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml अपॉन 2 कर देते हैं, थीटा को इसके सामने लिख देते हैं। तो हम जानते हैं कि e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 इक्वल्स होता है कॉस हाइपरबोलिक x। x में वो टर्म आएगा जो e की पावर में दिया होगा। तो अब ये देखिए अगर इसको माने e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 लिखा है तो कॉस हाइपरबोलिक हम लिख सकते हैं, यानी कि थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट इक्वल्स टू इसको क्या लिखेंगे, कॉस हाइपरबोलिक m l माइनस x अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक m l। तो ये क्लियर है, ये चीज आ चुकी है आपको समझ में, यहां से आया ये। अब अगर हम थीटा अपॉन थीटा नॉट की जगह क्या रख दें, इसकी जगह थीटा की जगह t माइनस टी ए और थीटा नॉट की जगह क्या रख दें, t माइनस टी ए, तो ये इक्वेशन t के फॉर्म में क्या होगी। अगर हम t माइनस टी ए बराबर लिखना चाहें, t माइनस टी इक्वल्स टू क्या होगी, t माइनस टी इक्वल्स टू टी नॉट माइनस टी ए, टी नॉट माइनस टी ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक, थोड़ा छोटा लिख देते हैं, कॉस हाइपरबोलिक m l माइनस एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक m l। यहां से अब t बराबर हमको निकालना हो तो क्या हो जाएगा, t बराबर टी ए प्लस टी नॉट माइनस टी ए, टी इक्वल्स टू टी ए उस तरफ गया, कॉस
हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स। एक एक स्टेप आपको समझाया जा रहा है। कॉस हाइपरबोलिक एम एल, ये आ गया। अब देखिए, जब ये आ गया, टी की वैल्यू आ गई, तो हम लोग क्या जानते हैं, हमें क्या निकालना है कि जो बेस है फिन का वहां पर कितना हीट है। तो जी देखिए, उसका फॉर्मूला क्या होगा, हीट ट्रांसफर अक्रॉस द बेस ऑफ द फिन, क्या होगा, क्यू बेस पे, या हम लिख दें क्यू एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, या इसी को एक्स इक्वल्स टू जीरो पे क्यू फिन लिख दिया जाता है। क्यू फिन इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि यहां पर निकालना है। ये तो फॉर्मूला हो गया। लेकिन इस फॉर्मूले में अब समझिए ध्यान से, इस फॉर्मूले में के ए तो एज इट इज रहेगा, डी टी अपॉन डी एक्स की जगह हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो हम टी निकाल चुके हैं। और जब टी निकाल चुके हैं तो डी टी अपॉन डी एक्स पहले हम निकालते हैं, तो इसी टी से डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया यहाँ पे। और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हम लोग ए सी एस ले लेते हैं, क्योंकि आगे उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पर हम टी की वैल्यू जो ये लिखी है, ध्यान दीजिए, टी इक्वल्स टू क्या लिखा है, टी ए प्लस टी नॉट माइनस टी ए कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एम एल, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो भाई, डी टी अपॉन डी एक्स किया, ये लिख दिया, इक्वल्स टू टी ए का जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखते हैं तो एक्स है, यानी कि टी नॉट माइनस टी ए तो आएगा ही, फिर कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स इंटू, जब एम एक्स अंदर जाएगा तो सिर्फ एम एक्स का होगा, तो माइनस एम आ गया, ध्यान दीजिए एक एक स्टेप, अपॉन नीचे कॉस है, कोई एक्स का टर्म नहीं, तो कॉस हाइपरबोलिक एम एल आ गया। ये ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन किया, क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो हीट कंडक्शन का टर्म है वहां डी टी अपॉन डी एक्स हमें चाहिए, और डी टी अपॉन डी एक्स कहाँ से आएगा, इस टी वाली इक्वेशन से, तो डी टी अपॉन डी एक्स ये जीरो, इसका हमने किया टी नॉट माइनस टी ए कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स किया, तो इसका माइनस एम बचा। तो अगर देखें तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या आएगा, टी नॉट माइनस टी ए, ठीक, और माइनस एम साइन हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एम एल। यहाँ पर हमने फॉर्मूले में x इक्वल्स टू जीरो रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि x इक्वल्स टू जीरो पे हमें निकालना है। तो अगर हम dt अपॉन डी एक्स किस पे, एट x इक्वल्स टू जीरो पे करते हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, टी नॉट माइनस टी ए, कोई परिवर्तन नहीं, माइनस एम ऐसे ही रहेगा, और साइन हाइपरबोलिक एम एल में जब x बराबर जीरो रखेंगे तो ये बचेगा साइन हाइपरबोलिक एम एल। बहुत ध्यान से स्टेप देखिए, कॉस हाइपरबोलिक एम एल ये हुआ, और इनको अगर हम देखें तो आप समझ ही रहे हैं कि डी टी अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे क्या हुआ, टी नॉट माइनस टी ए माइनस एम, और साइन अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं टेन हाइपरबोलिक एम एल। ये बात ध्यान से समझिए कि यहाँ तक हम आ चुके हैं, डी टी अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो पे हमने ये वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। तो अब इस वैल्यू को जब हमने फाइंड आउट कर लिया है, यहाँ आप सब देख चुके हैं, नहीं तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर हम रखते हैं क्यू फिन इक्वल्स टू माइनस के ए सी एस, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, ध्यान दीजिए, टी नॉट माइनस टी ए, थोड़ा सा हम इस स्पेस को बढ़ा लेते हैं ताकि करने में आसानी रहे। क्यू फिन, आपको पता है हम किस स्टेप से कहां तक पहुंच रहे हैं, क्यू फिन इक्वल्स टू माइनस के ए सी एस, डी टी अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे क्या है, टी नॉट माइनस टी ए, और माइनस एम टेन हाइपरबोलिक एम एल, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, तो हमने लिखा क्यू फिन इक्वल्स टू के ए सी एस, हो गया। अब m बचा है, m की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एच पी अपॉन के ए सी एस, ये m की वैल्यू हो गई, क्या बचा, टी नॉट माइनस टी ए टेन हाइपरबोलिक एम एल बचा। यहां से आप जान रहे हैं कि एच पी अपॉन के सी एस को जैसे हमने पिछले केस में किया था, के सी एस अंदर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे से कट जाएगा तो क्या आएगा, अंडर रूट एच पी के ए सी एस टी नॉट माइनस टी ए टेन हाइपरबोलिक एम एल। तो दिस इज ऑल अबाउट द हीट ट्रांसफर
अक्रॉस द फिन एट द x इक्वल्स टू 0, यानी कि उसके बेस से कितना किसी बॉडी से फिन पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये हमने कैलकुलेट किया। मैं आपको एक सजेशन यही दूंगा कि आप लोग बिल्कुल बेस से केस फर्स्ट देखिए, उसके पहले रेक्टेंगुलर फिन के लिए ये इक्वेशन कहाँ से आई है। अगर आपके दिमाग में जरा भी इस इक्वेशन का कंफ्यूजन आ गया तो फिर आगे का स्टेप नहीं हो पाएगा। और देखो भाई, क्वेश्चन तो आना है, केस फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, रेक्टेंगुलर फिन का गवर्निंग इक्वेशन आए, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और जब आएगा तो क्या आएगा ये तो पता नहीं है, इसलिए सारे स्टेप्स को बिना रटे इस तरह से समझिए कि आपको पूरे स्टेप क्लियर रहे। जब आपके पास गवर्निंग इक्वेशन रहेगी तो आपको C1 C2 की वैल्यू निकालनी होगी, और C1 C2 की वैल्यू इन्हीं केसेस पे डिपेंड करेगी कौन सा केस आया। ने आपको ये पूरा समझाया कि इस वाली इक्वेशन में यहाँ पर x बराबर ये जो जनरली कॉमन रहेगा, एंड की कंडीशन चेंज होंगी, तो उस कंडीशन को हमने आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ से पूरी उसी सबसे पहले C1 C2 निकाला, फिर देखिए C1 की वैल्यू रखी, C2 की वैल्यू रखी, कैलकुलेट किया, और फिर कैलकुलेट करने के बाद हमें, चूंकि ये सॉलिड बॉडी है, हीट कंडक्शन इक्वेशन लगानी है, तो dt अपॉन dx x इक्वल्स टू 0 था, जिसकी वैल्यू डायरेक्ट पता नहीं है, तो t की वैल्यू इसीलिए तो निकाली जाती है, t की वैल्यू निकाली, इसका डिफरेंशिएशन नेट x इक्वल्स टू 0 पे रखा, सारी वैल्यूज पुट करी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे m की वैल्यू अंडर रूट hp अपॉन kcs होती है, एक kcs बाहर है, अंडर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से नीचे वाला कट जाएगा, तो एक सिंगल बचेगी वैल्यू kacs t नॉट माइनस टी tan हाइपरबोलिक ml। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स केस नंबर सेकंड आपका समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम केस नंबर थर्ड की बात करेंगे और धीरे धीरे बहुत ही जल्दी एचएमपी को समाप्त करेंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ प्लीज इसको शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। और हाँ, अगर एक हफ्ते में देख रहे हैं तो हाइप जरूर कीजिए। थैंक यू।